रात के 12 बज रहे थे। दीवान विला में इस वक्त सभी सो चुके थे। युवराज भी गहरी नींद में सो रहा था। तभी इस वक्त इसके कमरे में बिल्कुल ही अंधेरा था। तभी खिड़की से वो साया अंदर आता। इस बार उस साये के आने से युवराज अपनी नींद से नहीं जागता, बल्कि आराम से अपने बेड पर सोया रहता है। वो साया युवराज के कुछ ऊपर हवा में इस तरह से आ जाता है कि युवराज का चेहरा उस साये के चेहरे के सामने होता है। वो साया एकटक युवराज को ही देखता रहता है। उस साये से एक औरत की आवाज आती है। उसने ठीक ही कहा था, अब तुम मुझे महसूस नहीं कर सकते, बस कुछ और दिन की बात है, फिर तुम हर दर्द से आजाद हो जाओगे। अगली सुबह सुहानी निशा और विवेक के साथ कॉलेज से निकल रहे थे। सुहानी रॉबिन के पास जाकर कहती है, मिस्टर रॉबिन चलें? रॉबिन सुहानी से कहता, मैडम युवराज सर ने कहा है कि आज से आप लोगों को बॉडीगार्ड्स के साथ कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आप पहले जैसे जाते थे वैसे ही जा सकते हैं। रॉबिन की बात सुनकर निशा और विवेक खुश हो जाते हैं। वो हर वक्त सिक्योरिटी के साथ रहकर परेशान हो चुके थे, लेकिन सुहानी ये सुनकर चौंक जाती। वो रॉबिन से कहती, लेकिन युवराज सर ने ऐसा क्यों कहा? रॉबिन कहता है, अब युवराज सर कब क्या करते हैं और क्या करते हैं ये तो बस वो ही जाने, मेरा काम बस उनका ऑर्डर फॉलो करना है। सुहानी निशा और विवेक के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। सुहानी के बाहर जाते ही रॉबिन युवराज को कॉल करके कहता है, सर सुहानी मैडम घर से बाहर निकल चुकी है। उनको बिना बताए मैंने उनके पीछे कैजुअल कपड़ों में बॉडीगार्ड्स भेज दिए हैं। अपने ऑफिस में बैठा युवराज रॉबिन से कहता है, ध्यान रहे, उन्हें पता न चले कि हम उन पर नजर रख रहे हैं। रॉबिन नर्वस होकर कहता है, युवराज सर अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? युवराज कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे गार्ड्स की वजह से सुहानी और उसके दोस्त परेशान हो। ये कहकर युवराज फोन काट देता है। वो समझ गया था कि रॉबिन उससे क्या सवाल करना चाहता है, इसलिए उसने बिना रॉबिन से पूछे उसे उसके सवाल का जवाब दे दिया। इधर कॉलेज पहुंचते ही सुहानी के फोन पर एक मैसेज आता है। सुहानी जब अपना फोन चेक करती है तो देखती है कि वो मैसेज युवराज का ही था। उसमें लिखा था, मैं आज 3 बजे तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूंगा, फिर हम दोनों वहां जाएंगे। मैसेज देखकर सुहानी समझ जाती है कि युवराज कहाँ जाने की बात कर रहा है। ऑफिस का अपना काम खत्म करने के बाद युवराज सुहानी को पिक करने के लिए कॉलेज की तरफ बढ़ता है। इस वक्त अक्षय भी युवराज के साथ ही था। युवराज उसे रास्ते में कहीं ड्रॉप करने वाला था। युवराज शांत बैठा ड्राइव कर रहा था और अक्षय उसके खामोश रहने की वजह से बोर हो गया था। अक्षय युवराज से बात करने के लिए कहता, युवराज तुझसे एक बात पूछूं? युवराज सामने देखते हुए कहता, हाँ पूछो। अक्षय एक्साइटेड होकर पूछता है, तूने सुहानी को प्रपोज किया? युवराज इस पर सामने देखते हुए कहता है, क्यों? अक्षय युवराज को समझाते हुए कहता, अरे तू उससे प्यार करता है तो तुझे। अक्षय इतना ही कह पाया था कि युवराज उसे टोकते हुए कहता, तू ये क्यों पूछ रहा है? अक्षय स्माइल करते हुए जवाब देता, अरे तू मेरा भाई है, पहली बार तुझे किसी से प्यार हुआ है, मुझे पता होना चाहिए कि तूने उसे प्रपोज किया है या नहीं। युवराज आगे देखते हुए कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। युवराज का जवाब सुनकर अक्षय परेशान होते हुए कहता है, मतलब अब तक तूने उसे प्रपोज नहीं किया है? युवराज इस पर कुछ नहीं कहता। अक्षय आगे कहता, युवराज मेरे भाई ऐसे मामले में देर नहीं करते। ऐसा ना हो कि तू वेट करता रह जाए और कोई और सुहानी को पटा ले। यहाँ हर कोई तेरे भाई जैसा नहीं है कि तेरे लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे ही दे। युवराज एक नजर अक्षय को देखता और फिर सामने की ओर देखने लगता। अक्षय आगे कहता, देख यार, सुहानी बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट है, उसके आसपास ऑप्शंस की कमी नहीं है। तू जल्दी उसे प्रपोज कर दे, इससे पहले कि उसे कोई और ले जाए। अक्षय की ये बात युवराज को लग जाती है, लेकिन वो ये बात अक्षय के सामने जाहिर नहीं होने देता। कॉलेज के क्लासेज अटेंड करने के बाद सुहानी लाइब्रेरी में अपने नोट्स बना रही थी। निशा और विवेक किसी काम से कॉलेज से बाहर गए हुए थे। लाइब्रेरी में आज काफी स्टूडेंट्स थे, जिस वजह से निशा और विवेक ने सुहानी को अकेले वहां रहने दिया। वो 1 घंटे में वापस आने वाले थे। युवराज के 3 बॉडीगार्ड्स भी सुहानी के 2 डेस्क आगे बुक सामने रखे हुए सुहानी पर ही नजर रख रहे थे, जिसका सुहानी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। निशा और विवेक के पीछे भी युवराज के बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे। सुहानी अकेले डेस्क पर बैठे अपने नोट्स बना रही थी। लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर में स्टूडेंट्स बैठकर पढ़ाई करते थे और सेकेंड फ्लोर में बुक सेल्फ में बुक रखे हुए थे। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद सुहानी को कुछ बुक्स की जरूरत पड़ती है, जिसे लाने के लिए वो लाइब्रेरी के सेकेंड फ्लोर में चली जाती है। सेकेंड फ्लोर पर हमेशा की तरह बहुत कम लोग थे। सेंट थॉमस कॉलेज की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि वहाँ इतने सारे बुक सेल्फ में बुक अरेंज थे कि उसके अंदर जाने पर वो फ्लोर किसी भूल भुलैया की तरह लगता था। सुहानी सेकेंड फ्लोर में जाकर अपने लिए बुक्स ढूंढ रही थी। काफी देर ढूंढने के बाद सुहानी को वो 2 बुक्स मिल जाते हैं जिसकी उसे जरूरत थी। सुहानी वापस फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है,
उसे अपने सामने से तेजी से कोई चीज गुजरती हुई दिखाई देती है। अचानक से ये देखकर सुहानी डर जाती है। वो जल्दी से सेकेंड फ्लोर से बाहर निकलने लगती है। तभी उसके सामने एक बुक शेल्फ के कई सारे बुक्स नीचे गिर जाते हैं और उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जैसे ही वो बुक्स नीचे गिरते हैं, सेकेंड फ्लोर की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। ये देखकर सुहानी और भी ज्यादा डर जाती है। वो समझ चुकी थी कि वहाँ जरूर कुछ तो गलत हो रहा है। अब सुहानी के दोनों तरफ बुक शेल्फ और पीछे एक दीवार थी। सुहानी के सामने एक बुक शेल्फ के सारे बुक्स गिर चुके थे। ये सब देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे वो साया वहीं उसे मारने आया है। सुहानी घबराते हुए अपने हाथ में रखे फोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है और सामने के बुक्स को हटाने लगती है। जैसे ही सुहानी बाहर निकलने के लिए रास्ता बनाकर एक कदम आगे बढ़ाती है, फिर से कोई चीज तेजी से उसके सामने से गुजर जाती है। सुहानी डरकर अपने कदम पीछे ले लेती है। अब सुहानी को यकीन हो चला था कि वो साया वहीं उसके आसपास ही है। सुहानी हिम्मत करके आगे बढ़ती है और भागते हुए सेकेंड फ्लोर से बाहर जाने लगती है। जैसे ही सुहानी कुछ बुक शेल्फ को पार करती है, एक बड़ा सा बुक शेल्फ उसके ऊपर गिरने लगता है। सुहानी डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहां से हट नहीं पाती। तभी कोई सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इससे सुहानी तो बच जाती है, लेकिन उसके दूसरे हाथ पर उस बुक शेल्फ के गिरने से चोट लग जाती है। डर और दर्द से सुहानी की चीख निकल जाती है। सुहानी उस इंसान को कसकर पकड़ लेती है जिसने उसका हाथ पकड़कर उसको खींचा था। सुहानी अब एक चैन की सांस लेती है और अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, युवराज सर। इस वक्त सुहानी का मोबाइल नीचे गिर गया था और वहां बिल्कुल रोशनी नहीं थी। सुहानी अपने सामने खड़े शख्स को नहीं देख पा रही थी। तभी उसके सामने एक अनजानी सी आवाज सुनाई देती है, आर यू ओके? उस आवाज को सुनते ही सुहानी को ये समझने में देर नहीं लगती कि सामने खड़ा इंसान युवराज नहीं है। वो तुरंत उससे अपना हाथ छुड़ाकर कुछ कदम पीछे चले जाती है। सुहानी हड़बड़ी में इधर उधर देखते हुए अपना मोबाइल ढूंढने लगती है, जिसका फ्लैशलाइट अभी भी ऑन था। सुहानी अपना मोबाइल देख रही थी और उठा लेती है और फिर अपने सामने खड़े इंसान पर फ्लैशलाइट फोकस करती है। उसके सामने एक लड़का खड़ा था जो एकटक सुहानी को ही देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहकर भी सुहानी के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा हो। ये देखकर सुहानी उस लड़के के सामने अपना हाथ वेव करती है। सुहानी के ऐसा करते ही वो लड़का अपने होश में आता और हड़बड़ाते हुए कहता है, आर यू ओके नाउ? सुहानी कंफ्यूज होकर कहती, यस आई एम फाइन थैंक यू। सामने खड़ा लड़का अभी भी सुहानी के चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहा था। ये देखकर सुहानी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो वहां से जाने लगती है। सुहानी को वहां से जाते देख वो लड़का सुहानी का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वो लड़का सुहानी का हाथ पकड़ता है, सुहानी को अपने हाथ में दर्द महसूस होता है और वो अपना हाथ पकड़कर उस लड़के से छुड़ा लेती है। सुहानी देखती है कि उसके हाथ में चोट लगी थी जिससे खून बह रहा था। वो लड़का सुहानी का हाथ पकड़कर उसकी चोट को देखते हुए कहता, ये क्या हुआ? सुहानी फिर से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, मैं देख लूंगी, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो लड़का सुहानी से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास फर्स्ट एड किट है, मैं इसमें दवा लगा देता हूँ। सुहानी उस लड़के को मना करते हुए कहती, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसमें दवा स्वयं लगा लूंगी, थैंक यू। ये कहकर सुहानी पर दबाव बनाते हुए कहता, देखो अगर तुम सच में मेरे लिए ग्रेटफुल हो तो मुझे मना नहीं करोगी। सुहानी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। वो लड़का फिर से कहता है, प्लीज। इस बार सुहानी उसे मना नहीं कर पाती। लाइब्रेरी में बाकी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब न हो इसलिए सुहानी उस लड़के के साथ कैंटीन में चली जाती है। उस लड़के के बैग में एक छोटा सा फर्स्ट एड किट था जिसे बाहर निकालकर वो सामने टेबल पर रख देता है। सुहानी के हाथ में थोड़ी गहरी चोट लगी थी। वो लड़का सुहानी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, बाय द वे आई एम सिद्धार्थ राठौर। सुहानी उस लड़के से मुस्कुराते हुए कहती है, आई एम सुहानी शर्मा। सुहानी ने अभी तक अपना सरनेम सक्सेना पब्लिक नहीं किया था, इसलिए वो अपना सरनेम शर्मा ही बताती थी। वो लड़का बातें करते हुए सुहानी के चोट पर दवा लगा रहा था। ठीक उसी वक्त युवराज कैंटीन में पहुंच जाता है। युवराज सुहानी को पिक करने के लिए वहां आया था। वहां पहुंचते युवराज देखता है कि एक लड़का सुहानी का हाथ पकड़े हुए उससे बात कर रहा है। ये देखते युवराज को अक्षय की बात याद आ जाती है और वो तेजी से सुहानी की तरफ बढ़ जाता है। कुछ आगे जाकर युवराज देखता है कि सुहानी के हाथ में चोट लगी है और उसके पास बैठा लड़का उसकी चोट पर दवा लगा रहा है। युवराज ये भी देखता है कि सुहानी की नजर तो अपनी चोट पर है, लेकिन वो लड़का बीच बीच में कुछ अलग ही नजरों से सुहानी को देख रहा है। उसे सुहानी का उस लड़के से दवा लगवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस वक्त युवराज का ध्यान सुहानी की चोट पर ही था। वहां जाकर युवराज सुहानी के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है।
सुहानी अचानक से युवराज को देखकर चौंक जाती है और कहती, युवराज सर आप कब आए? युवराज सुहानी को कोई जवाब नहीं देता। वो सुहानी की चेयर पकड़कर अपने नजदीक खींच लेता है। युवराज के ऐसा करने से सुहानी का थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन वो चेयर को पकड़ लेती है। सुहानी को युवराज का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था। युवराज सुहानी का हाथ सिद्धार्थ से अपने हाथ में ले लेता है और उस पर दवा लगाने लगता है। युवराज ने सुहानी का हाथ बहुत संभाल कर अपने हाथों में रखा था, जिससे कि उसे कोई भी तकलीफ न हो, और दवा लगाते हुए वो सुहानी के हाथ में लगे उस चोट को धीरे धीरे फूंक रहा था, जिससे उससे जलन कम हो। युवराज के इस केयर को सिद्धार्थ और सुहानी दोनों नोटिस कर रहे थे, लेकिन युवराज की यह खामोशी सुहानी को परेशान कर रही थी। सुहानी के चोट पर पट्टी करने के बाद युवराज वहां से उठ जाता है। युवराज के उठते ही सुहानी और सिद्धार्थ भी उठकर खड़े हो जाते हैं। सिद्धार्थ एक्साइटेड होकर युवराज की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता, मिस्टर युवराज दीवान, मैं आपको बता नहीं सकता कि आज आपसे मिलकर मैं कितना खुश हूँ। आप जानते हैं कि आप मेरे आइडियल हैं। मैं बिल्कुल आपकी तरह ही बिजनेस टाइकून बनना चाहता हूँ। युवराज को अभी भी उस लड़के पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उस लड़के को देखते हुए कहता है, बिजनेस टाइकून बनने के लिए मेहनत करनी होती है, ऐसे कैंटीन में बैठने से कुछ नहीं होता। ये कहकर युवराज सुहानी का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। युवराज के इस रिएक्शन को देखकर सिद्धार्थ का चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन युवराज जैसे ही कैंटीन से बाहर जाता है, सिद्धार्थ के चेहरे की उदासी एक डेविल स्माइल में बदल जाती है। वो रिलैक्स होकर चेयर पर बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, युवराज दीवान की खूबसूरत कमजोरी। सुहानी शर्मा उफ शिव का सक्सेना, कुछ तो बात है इस लड़की में। आया तो मैं यहाँ युवराज के लिए था, लेकिन लगता है सुहानी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। इधर युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे कॉलेज से बाहर लेकर कार के पास पहुंचकर वो सुहानी के लिए कार का दरवाजा खोल देता है। युवराज ने सुहानी से अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। सुहानी को युवराज का ये बिहेवियर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। सुहानी बिना कुछ कहे कार में बैठ जाती है। युवराज ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही युवराज अचानक से सुहानी के बेहद करीब आ जाता है। युवराज का ये सडन रिएक्शन देखकर सुहानी डर जाती है और युवराज की ओर देखने लगती है। युवराज उसकी आंखों में देखकर कहता है, सीट बेल्ट लगा रहा हूँ। युवराज सुहानी के करीब आकर उसका सीट बेल्ट लगाता है। युवराज के इतने करीब होने की वजह से सुहानी की सांसें रुक जाती है। युवराज की नजदीकी हमेशा ही उसके दिल की धड़कन बढ़ा देती है। सीट बेल्ट लगाकर युवराज अपने सीट पर वापस नहीं जाता, बल्कि उसी पोजीशन में सुहानी को देखते हुए कहता है, ये चोट कैसे लगी? युवराज की आंखों में अब गुस्से की जगह सुहानी के लिए फिक्र थी। सुहानी जिसने अब तक अपनी सांस रोक रखी थी, वो उसी तरह युवराज की आंखों में देखते हुए कुछ कहने की कोशिश करने लगती, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। वो बस डर, घबराहट, नर्वसनेस और प्यार के मिक्स्ड फीलिंग के साथ युवराज की आंखों में देखती रहती। युवराज सुहानी की ये हालत समझ जाता है और वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। युवराज के सामने से हटते ही सुहानी एक गहरी सांस छोड़ती है, जो उसने कब से रोक रखी थी। युवराज कार स्टार्ट करके सामने देखते हुए कहता है, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? सुहानी धीमी आवाज में कहती है, वो लाइब्रेरी में मुझे बुक सेल्फ के गिरने से चोट लग गई थी। युवराज कहता, क्या तुम्हारे ऊपर बुक सेल्फ गिर गई थी? तुम्हें और चोट तो नहीं आई कहीं? हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं। सुहानी युवराज को समझाते हुए कहती, नहीं युवराज सर, मेरे ऊपर बुक सेल्फ गिरने वाली थी, लेकिन सिद्धार्थ ने मुझे बचा लिया। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। उसका मूड फिर से खराब हो जाता है। वो आगे सुहानी से कोई सवाल नहीं करता। सुहानी युवराज का चेहरा देखकर समझ जाती है कि उसे फिर से गुस्सा आ रहा है। सुहानी युवराज को हमेशा की तरह तिरछी नजरों से देखते हुए सोचने लगती है, ये युवराज सर को फिर से क्या हुआ? आज तो मैंने कोई गलती भी नहीं की, फिर ये मुझसे गुस्सा क्यों? ये सोचते ही सुहानी सुबह से अभी तक जो भी उसने किया था वो सब याद करने लगती है। वो सब याद करते हुए सुहानी खुद से कहती है, कहीं युवराज सर मुझे सिद्धार्थ के साथ कैंटीन में देखकर तो गुस्सा नहीं है? क्या वो उससे जेलस हो रहे हैं? अरे नहीं, युवराज सर क्यों जेलस होंगे? जैसे जैसे सुहानी ये सारी बातें सोच रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन आते जा रहे थे। तभी युवराज सामने देखते हुए कहता, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे चेहरे बनाकर मुझे मत देखा करो, मुझे इरिटेशन होती है और मैं जेलस नहीं हूँ। लास्ट सेंटेंस युवराज जोर देते हुए कहता है। युवराज के ऐसा कहते सुहानी झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर रोड की ओर देखते हुए सोचती है, सुहानी तू इनके सामने कुछ मत सोचा कर, इनके पास पक्का थॉट्स पढ़ने की पावर है जो वो तुझे बता नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ युवराज अपने मन में कहता है, मैंने सुहानी से ये क्यों कहा कि मैं जेलस नहीं हूँ? क्या मैं सच में जेलस हूँ? क्या अक्षय सच कह रहा था कि मुझे सुहानी को प्रपोज कर देना चाहिए, या फिर कोई और उसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मैं सुहानी को कैसे प्रपोज कर सकता हूँ? वो मेरी स्टूडेंट है। मेरा मतलब मेरी स्टूडेंट थी, लेकिन अगर सच में सुहानी की लाइफ में कोई और आ गया तो? युवराज अपने मन के ख्यालों को झटकते हुए खुद से कहता है, अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ? इस अक्षय की बात सुनकर मेरा तो दिमाग खराब होता जा रहा है। लेकिन अगर सच में सुहानी की लाइफ में कोई और आ गया हो तो? इसी तरह सुहानी और युवराज पूरे रास्ते खुद से बातें करते हुए जाने लगते हैं। इधर अर्नव लंच टाइम में अपने घर आता है। घर आते ही वो मेड से समायरा के बारे में पूछता है। मेड बताती है कि समायरा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और ना ही वो अपने कमरे से बाहर निकली है। ये जानकर अर्नव मेड से समायरा के लिए खाना लाने को कहता है। अर्नव समायरा के लिए हाथ में खाना लेकर उसके कमरे के बाहर जाकर रुक जाता है। वो एक गहरी सांस लेकर समायरा के कमरे के दरवाजे पर नॉक करता है। अर्नव को अंदर से समायरा का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब कई बार नॉक करने के बाद भी अर्नव को अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो वो धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि समायरा कमरे की खिड़की पर बैठकर बाहर की तरफ देख रही है। समायरा को देखकर अर्नव उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अर्नव के उसकी तरफ आने पर भी समायरा अर्नव की तरफ देखती तक नहीं, वो बस अपनी सुनी आंखों से बाहर की तरफ ही देख रही थी। समायरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन अर्नव देख पा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची। अर्नव को तो ये भी नहीं पता था कि समायरा के साथ हुआ क्या है, लेकिन वो ये जरूर समझ गया था कि समायरा अभी अभी किसी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी है, जिसका दर्द अभी भी उसके अंदर है। अर्नव को समायरा को इस तरह देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो समायरा के पास जाकर कहता है, मेड बता रही थी कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अर्नव के ऐसा कहने पर भी समायरा उसकी तरफ नहीं देखती। वो उस खिड़की पर ऐसे बैठी थी जैसे कमरे में उसके अलावा वहां कोई और है ही नहीं। अर्नव समायरा को कुछ रिएक्ट ना करते देख फिर से कहता, समायरा प्लीज कुछ खा लो, तुम अभी बहुत कमजोर हो, अगर खाओगी नहीं तो तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। समायरा चिढ़कर अर्नव से कहती है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। अर्नव बड़े पेशेंस के साथ कहता, मैं जानता हूँ कि तुम अपना ध्यान रख सकती हो, लेकिन अभी कुछ खा लो, तुम्हें दवा भी खानी है। अब समायरा का गुस्सा काफी बढ़ने लगता है और वो कहती, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं खाना। ये कहकर समायरा खिड़की से उतर जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी अर्नव पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। अर्नव को ऐसा करते ही समायरा का गुस्सा अपनी हाइट पर पहुंच जाता है और वो अर्नव का हाथ झटकते हुए उससे कहते, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मुझे तुम्हारी या किसी और की कोई जरूरत नहीं है। मैं बचपन से ही अकेले रहती आई हूँ और आगे भी रह सकती हूँ, जाओ यहाँ से। समायरा के इतने बुरे बर्ताव के बाद भी अर्नव का चेहरा बिल्कुल शांत रहता। वो बस हमदर्दी से समायरा की तरफ देखता रहा था। समायरा समझ नहीं पाती कि इतना कुछ सुनने के बाद भी अर्नव शांत कैसे है। अर्नव अचानक से समायरा की तरफ बढ़ता है और उसे कसकर गले से लगा लेता है। अर्नव के इस सडन रिएक्शन से समायरा शॉक्ड रह जाती है। कुछ ही पलों में जब उसका ध्यान टूटता है तो वो अर्नव को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगती है। समायरा कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अर्नव कोई जवाब नहीं देता और समायरा को उसी तरह से पकड़े रखता है। समायरा फिर से कहती, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। समायरा की बॉडी अभी काफी कमजोर थी और अर्नव की समायरा पर पकड़ उतनी ही मजबूत। समायरा अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अर्नव से अलग नहीं हो पा रही थी। वो चाहती तो अपनी पावर से अर्नव को हर्ट करके खुद को दूर कर सकती थी, लेकिन वो अर्नव को हर्ट नहीं करना चाहती। समायरा जितना अर्नव से दूर होने की कोशिश करती, अर्नव समायरा पर अपनी पकड़ उतनी ही मजबूत करता जा रहा था। कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद समायरा अपनी कोशिशें बंद कर देती है और उसकी आंखें भर आती है। कुछ ही पलों में समायरा खुद को लूज छोड़कर अर्नव की बाहों में फूट फूट कर रोने लगती है। देखकर अर्नव अपने एक हाथ से समायरा के सर को सहलाते हुए कहता, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। समायरा भी अब अर्नव को पकड़कर रोने लगती है। अर्नव समझ गया था कि समायरा किसी बात से अंदर ही अंदर घुट रही, इसलिए उसने समायरा को जबरदस्ती हक किया था। कुछ देर के बाद समायरा शांत हो जाती है और उसे यह एहसास होता है कि वो काफी समय से अर्नव की बाहों में है। समायरा धीरे से अर्नव से अलग हो जाती है और इस बार अर्नव खुद भी समायरा को छोड़ देता है। अर्नव देखता है कि रो रो कर समायरा का चेहरा पूरा लाल हो चुका है। उसने रोना तो बंद कर दिया था, लेकिन वो अभी भी सिसक रही थी। समायरा का मन बहुत हल्का हो चुका था। अर्नव से अलग होकर समायरा अनकंफर्टेबल हो जाती है। आज उसने लाइफ में पहली बार किसी को हक किया था। समायरा अपना पूरी लाइफ अकेले ही चला रही थी। रक्षा भी उसकी माँ कम और गुरु ज्यादा थी। समायरा को देखकर अर्नव उसकी हालत समझ जाता है और वो वहीं फ्लोर पर
दीवार पर टेक कर बैठ जाता है। समारा ये देखकर चौंक जाती है। अर्नब फ्लोर पर हाथ रखते हुए समारा से भी वहीं बैठने के लिए कहता है। ये देखकर समारा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो भी अर्नब के पास ही बैठ जाती है। अर्नब समारा को देखते हुए कहता है, फीलिंग बेटर नाउ? समारा दीवार पर अपना सर टिकाकर सामने देखते हुए कहती, हाँ। अर्नब पास रखी प्लेट अपने हाथ में लेता है और स्पून में खाना लेकर समारा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अब थोड़ा सा खा लो। वो क्या है ना, अगली बार मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर एक पल के लिए समारा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जिसे अगले ही पल वो छुपा लेती है। समारा कहती है, मैं खुद खा लूंगी। अर्नब को स्पून समारा के हाथ में दे देता है और वो फाइनली खाना खाने लगती है। अर्नब कहता है, तुझसे एक बात पूछूं? समारा सवालिया नजरों से अर्नब की ओर देखती है। अर्नब कहता है, क्या तुम हमेशा से इतनी डेंजरस हो या फिर मुझे देखकर तुम्हारा गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है? समारा अपनी आंखें छोटी करके अर्नब को देखती और कहती है, तुम्हारी शक्ल देखकर मेरा गुस्सा बढ़ जाता है। ये सुनकर अर्नब के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अर्नब समारा का खाना खत्म होने तक वहीं बैठा रहता है और फिर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। अर्नब को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही थी, तो वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसे घर से बाहर जाते देखकर उसकी मेड कहती है कि सर, आपने लंच नहीं किया, कुछ तो खाकर जाइए। अर्नब बाहर जाते हुए कहता है, मुझे देर हो रही है, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। इधर युवराज और सुहानी वहां पहुंच जाते हैं, जहां सुहानी को उस कलश के होने का आभास हुआ था। युवराज सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था और सुहानी कार से बाहर की तरफ देख रही थी। युवराज की कार जैसे ही एक मोड़ पर आती है, सुहानी युवराज के शर्ट के स्लीव्स को पकड़ लेती है। युवराज तुरंत सुहानी की तरफ देखता है। सुहानी बिल्कुल कल की तरह ही घबराई हुई लग रही थी। युवराज समझ जाता है कि सुहानी को उन अस्थियों के आसपास होने का एहसास हो रहा है। युवराज कहता है, क्या मैं कार रोकूं? सुहानी घबराते हुए कहती, हाँ। युवराज फौरन कार रोककर बाहर निकल जाता है और दूसरी तरफ आकर सुहानी के लिए दरवाजा खोलता है। युवराज सुहानी को उसका हाथ पकड़कर उसके कार से उसे बाहर निकालता है। सुहानी अभी भी बहुत डरी हुई थी। उसे फिर से वही भयानक एहसास हो रहा था। युवराज सुहानी को ही देख रहा था। उसे सुहानी की फिक्र हो रही थी। उसका बस चलता तो वो सुहानी को कभी भी ये सब फेस नहीं करने देता, लेकिन हालात उसके कंट्रोल से बाहर थे। सुहानी बिना कुछ कहे धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ती है और युवराज उसका हाथ थामे हुए उसके साथ ही चल रहा था। जंगल के कुछ अंदर जाकर सुहानी रुक जाती है और वहां जमीन को एकटक देखने लगती है। युवराज भी एक बार जमीन को तो एक बार सुहानी को देख रहा था। सुहानी अपनी नजरों में खौफ लिए युवराज की तरफ देखती। युवराज समझ जाता है कि वो दूसरा कलश वहीं पर है। युवराज अब कहता, चलो यहाँ से। युवराज अब एक पल भी सुहानी को वहां नहीं रहने देना चाहता। वह सुहानी का हाथ पकड़कर वहां से तेजी से जाने लगता, लेकिन सुहानी अपनी जगह से नहीं हिलती। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज उसे कंफ्यूज होकर देखने लगता है। वो अपनी बात पर जोर देकर कहता है, सुहानी चलो यहाँ से। सुहानी युवराज से अपना हाथ छुड़ाती है और उसी जगह अपने घुटने के बल बैठ जाती है। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी क्या कर रही है। वो भी सुहानी के पास ही घुटने के बल बैठ जाता है। सुहानी जमीन पर अपना दायां हाथ रख देती है। उसी हाथ पर आज सुहानी को चोट लगी थी। जमीन पर हाथ रखते ही सुहानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे फिर से कुछ धुंधली तस्वीरें एक के बाद एक दिखने लगती हैं। युवराज की नजरें इस वक्त सुहानी के चेहरे पर ही थी। वो ये नहीं देख पाता कि सुहानी ने अपना जो हाथ जमीन पर रखा है उससे लगातार खून बह रहा है। कुछ ही देर में सुहानी के हाथ के चारों तरफ उसका खून फैल जाता है। तभी युवराज की नजर सुहानी के हाथ पर जाती है। उसकी चोट से इतनी अजीब तरीके से खून निकलते देखकर युवराज घबरा जाता है और अगले ही पल सुहानी का हाथ उस जमीन से हटा देता है। युवराज के सुहानी का हाथ हटाते ही सुहानी का ध्यान टूट जाता है और वो अपनी आंखें खोल लेती है। युवराज फौरन उठकर सुहानी को वहां से कुछ कदम दूर ले जाकर अपने सीने से लगा लेता है। युवराज ने सुहानी को इस तरह से पकड़ा हुआ था जैसे वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। युवराज सुहानी के लिए काफी ज्यादा डर गया था। सुहानी का वो हाथ युवराज की चेस्ट पर था, जिसकी वजह से उसके शर्ट पर पूरा खून लग जाता है। सुहानी युवराज की बाहों में उसके चेहरे को देखकर कहती, युवराज सर, मुझे पता है हमें अब क्या करना है। सुहानी के ये कहते ही युवराज हैरानी से सुहानी को देखता रह जाता है। हेलो व्यूअर्स, अगर आप मेरी इस कहानी को यहाँ तक सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस कहानी में अब नए नए ट्विस्ट जुड़ते चलेंगे और कहानी और भी मनोरंजक और रहस्य से भरी होती जाएगी। मेरी इस कहानी को कंटिन्यू रखने के लिए कृपया कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता चल सके कि लोग मेरी कहानियों को कहाँ से देख रहे हैं।